आज के पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। विफलताओं और जन विरोधी नीतियों का शानदार स्मारक है नरेंद्र मोदी जी के 11 साल। 11 साल पूरे हुए, औपचारिक तौर पर तो मैं भी बधाई देता हूं। शिष्टाचार के नाते बधाई बनता है, लेकिन एक आम आदमी की तरह यदि सोचें, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह मैं सोचता हूं, तो वो शिष्टाचार के लायक भी नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने सपने लोगों को दिखाए और 11 साल पूरे होते होते सिंदूर उजाड़ने तक पहुंच गए। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, धुआंधार भाषण दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें इन 11 सालों में मिला क्या है, तो एक एक योजनाएं पूरी तरह से विफल और धुआं हो चुका है। मोदी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा देखें तो विघटन और विभाजन की राजनीति रही है। 11 साल के इतिहास को याद करिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विघटन विभाजन की राजनीति की और पूरे देश में सभी समाज के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं और बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंचर बनाने वाले से उसके पहचान बन जाती है, कभी शमशान और कब्रिस्तान की वो बात करते हैं। आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार से वो विचलित नहीं होते। लोगों को अपमान करने में उनको बड़ा मजा आता है। उनके लोग चाहे दलितों को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, आदिवासियों को प्रताड़ित करें, महिलाओं को प्रताड़ित करें और तो और सेना के अधिकारियों को भी यदि अपमानित करें तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। विकास की झूठी कथा देश के सामने परोसा जाता है। आंकड़े में हेर फेर करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इतना विकास किया और झूठे आंकड़े वो पेश करते हैं। स्थिति आपने देखा कि किस प्रकार से अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ और बताया गया कि उसमें केवल 31 मौतें हुई, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 82 लोगों की मौतें हुई और 26 लोगों को नगद भुगतान करके उसे चुप करा दिया गया। उसी प्रकार से नोटबंदी की घटना आप देखें। नोटबंदी में उन्होंने दावा किया था 500 और 1000 के नोट बंद करके उन्होंने कहा कि काले धन वापस आएंगे। पूरे देश को लाइन में लगा दिया। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग के पास पैसा नहीं था, इलाज के बिना लोगों की मृत्यु हो गई। कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते थे, जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शादी ब्याह तक के रूप प्रभावित हुआ था और उन्होंने कहा था 50 दिन मांगे थे, जिस चौराहे में मुझे खड़ा कर दीजिएगा। 50 दिन क्या, हजारों दिन बीत गए, लेकिन नोटबंदी का फायदा क्या हुआ किसी को पता नहीं। 99.3% राशि रकम आरबीआई में जमा हो गया। ये दावे खोखले हैं कि काला धन वापस आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन
दावे के विपरीत घटनाएं घट रही है। वैश्विक महामारी कोरोना जब आया तब उसे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए न इनके पास दवाई उपलब्ध था, न ऑक्सीजन उपलब्ध था, बल्कि पूरे देश के लोगों को ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए कहा। 21 दिन का लॉकडाउन उन्होंने अचानक घोषित कर दिया। पूरे शहर के लोग अपने अपने प्रदेशों में लौटने के लिए बाध्य हो गए। इसी दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पे थे, बॉम्बे में लाखों लोग सड़कों पे थे। गुजरात से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं था, न बस मिल रहा था। पैदल चलते चलते कितने लोगों की जानें चली गई। बिना इलाज के कितने लोग काल कवलित हो गए। शमशान घाट में कतारें लगी थी। गंगा किनारे में लाशें पटी हुई थी। और ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे उस समय। मध्य प्रदेश की सरकार उनको बनानी थी, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सेकंड फेज के लॉकडाउन की बात करें तो बिना विचारे लॉकडाउन जो लगाया उस समय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सचेत भी किया था, इससे दूरगामी परिणाम होंगे, बिना तैयारी के इस प्रकार से न करें। लेकिन कहाँ मानने वाले, कहाँ सुनने वाले। स्थिति देखें कि जो आंकड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। वैक्सीन लाया गया, वैक्सीन का खूब प्रचार किया गया और उस सर्टिफिकेट में अपना फोटो भी छपवाए। लेकिन स्थिति ये है कि पोस्ट कोविड भी लोगों की मौतें हो रही है, उसका कोई अध्ययन नहीं है। जवान लड़के लड़कियां जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोगों की मौत हो रही है। शादी के समय फेरे वरमाला डालते डालते लोगों की मौत हो रही है। ये स्थिति पूरे देश में है और अभी भी पोस्ट कोविड की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं है। तीसरी बात यह है कि भारत की अपनी विदेश नीति रही है और उस विदेश नीति नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक जो विदेश नीति उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और इस कारण से पूरी दुनिया में भारत के आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुनते भी थे और उसको उसके हिसाब से लोग जुड़ते भी थे। लेकिन अभी जो हाल की जो घटना घटी, जो आतंकवादी घटना हुआ और आतंकवादी घटना के पूरे देश ने, दुनिया ने उसकी आलोचना की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति ये है कि कोई भी बड़े राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी शुरू से रहा, दुश्मन देश रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ऊपर से स्थिति ये कि जो कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अमेरिका आधा घंटा पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और एक बार नहीं 11 बार, न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि अमेरिका के कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा दायर के गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने सीज फायर कराया और व्यापार की धमकी देकर रुकवाया। पूरा देश सन्नाटे में था, अपमानित महसूस कर रहा था कि आज तक के भारत कभी दूसरे देशों की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया। एक झटके में भारत का स्वाभिमान तार तार हो गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय खूब बोलते हैं,
लेकिन ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं। एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का उन्होंने खंडन नहीं किया। लगातार वो बोलते रहे, अपमानित करते रहे, लेकिन एक बार भी बोलने की हिम्मत, साहस वो नहीं दिखा पाए। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से हम अलग थलग पड़ गए हैं। इसके पहले तो पूरा विश्व गुरु बन के घूमते थे। जितने देश वो घूमे हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1/4 देश भी समर्थन में खड़ा हो जाता ऑपरेशन सिंदूर में, वो तक नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति। संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग इन 11 वर्षों में हुआ है, जो संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती है, यदि विधायिका या कार्यपालिका कोई गलत कदम उठा ले तो न्यायपालिका में हम लोग जाते थे कंप्लेन करने के लिए। अनेक संस्थाएं बनी हुई थी, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, सारी संस्थाएं, एनआईए हो। जहां इस प्रकार से गतिविधियां होती थी, इन संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो भ्रष्टाचार रोकने की बात हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के काम हो, वो सारी चीज़ें की जाती थी। लेकिन आज सबको दबाव में, और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हितों के सुरक्षित करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसके कारण से निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुई है। स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री पहली बार कभी उसके शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनके सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा हो रही है, कितने पढ़े लिखे हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो स्थिति तो ये है, अनपढ़ हैं कि साक्षर हैं, इसकी भी चर्चा देश में हम सुन रहे हैं। लेकिन कुपड़ है, ये भी हमने देखा है कि किस प्रकार से आज वैज्ञानिक युग है, लेकिन नाली के गैस से किस प्रकार से आप खाना पका सकते हैं, चाय बना सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान बांटते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई देते हैं। बादलों में राडार काम नहीं करता, इसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। किस प्रकार से बच्चों को मौसम का असर नहीं पड़ता, उसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमको एक कुपड़ प्रधानमंत्री मिला 11 साल में, और 11 साल में देश का बड़ा दुर्भाग्य कि ये मोदी सरकार के नाकामी, असफलताओं का 11 साल है। 11 साल में छल, प्रपंच, झूठ की राजनीति रही, सच को जनता से छुपाया गया। इन 11 वर्षों में अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होते गया। 11 साल में चुनावी चंदा उद्योगपतियों के हाथों से किस प्रकार से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ने जो निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिया और वेबसाइट जारी किया, उससे स्पष्ट हो रहा है कि चंदा दो और धंधा लो, ये इनका रहा है। जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भी नारा देते हैं उसके विपरीत वो कदम उठाते हैं। न खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो केवल वही खाएंगे, दूसरे खाने नहीं देंगे। चंदा वही भर लेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इस प्रकार से इनकी राजनीति रही। नौजवानों को छला गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो उन्होंने की थी, लेकिन अब तो ये है कि रेलवे में भर्ती बंद है, सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति इस देश के अर्थनीति से लेकर विदेश नीति में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं।
शून्य में भी हाथ हिलाते हुए आपको दिखाई देंगे, कभी टनल में कभी ब्रिज में। कोई होता नहीं तो शून्य में हाथ हिलाते हुए कैमरा भर रहना चाहिए। ये स्थिति, और जितने दावे इन्होंने किए कि हम 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए, आज महंगाई बढ़ी हुई है और 1,20,000 में किसका मकान बनता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मकान बने हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई जाने के तैयार नहीं है। आज 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज स्थिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, सरकार क्या मांग रही है? आप थंब इम्प्रेशन दीजिए और ओटीपी दीजिए। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है तो ओटीपी कहाँ से देगा? राशन नहीं बांटने का नया तरीका ढूंढ लिए हैं। और उसके बाद आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, तो हो गया 106 करोड़ हो गया। देश की आबादी 140 करोड़। तो आपके आंकड़े, आपके दावे खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास आपकी। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, 55 करोड़ लोगों को आप निःशुल्क चिकित्सा, लेकिन आप देखेंगे उसमें लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है। लोग उसका लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये योजनाएं बिल्कुल, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में आप कहते हैं कि हमने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, लेकिन रिफिलिंग कितने लोग कराए? 25% से अधिक लोग हैं वो रिफिलिंग ही नहीं कराए, एक बार भी नहीं कराया। कोई परिवार एक बार कराया, कुछ हैं वो 3-4 बार कराए। इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रकार से योजना बनाई कि आम जनता उसका लाभ नहीं ले पाए, बल्कि जिस दिन से आपने ये उज्ज्वला योजना शुरू की उसी दिन से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ना शुरू हुआ। 450 से बढ़ते बढ़ते आज 1100 हो गया। तो उसका लाभ आम जनता उठा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसका लाभ आपके उद्योगपति मित्र इसको उठा पा रहे हैं। ये आप गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने की बात आप करते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने क्वेश्चन पूछे गए कि आपका पैमाना क्या है गरीबी रेखा नापने का? एमपीआई तो नहीं है, उसे आवास, उसके पानी, इसी की बात हो सकती है, लेकिन उससे गरीबी रेखा का पैमाना नहीं है। और आपके पास गरीबी रेखा नापने की कोई योजना नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, इससे सारी बातें आती तो 2011 के जनगणना के हिसाब से आप सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उस दायरे में आ गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसे आप बता रहे हैं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, तो 2011 जनगणना के हिसाब से उसको लाभ ही मिल रहा फिर, लेकिन जो नए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उसी प्रकार से महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। आप लोकसभा में पारित कर दिए, कब लागू होगा उसका पता नहीं। जनगणना 2027 में होगा, लागू कब होगा? उसी प्रकार से जैसे अभी जाति जनगणना करने की बात करती, लेकिन कब? लेकिन महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। जाति जनगणना के बारे में उसका फॉर्मेट क्या होगा, राहुल जी उससे सवाल किए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। आपके सारी किसानों के बारे में कहाँ आय दुगुना करने की बात आपने की थी? कहाँ आपने ये कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे? आज भी किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। आप हरियाणा में, मध्य प्रदेश में 3100 रुपया में धान खरीदी की घोषणा आपने की थी, प्रधानमंत्री खुद कहा था, लेकिन क्या खरीद रहे हैं वहां? क्या लघु उपज की खरीदी हो रही है? क्या मिलेट्स के समर्थन मूल्य में खरीदी कर पा रहे हैं? कहीं नहीं हो रहा है। आप जो कहते हैं कि जो गरीब किसान हैं उसके लिए आपने योजना बनाई, लेकिन आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 17% जो किसान हैं उसको जो पहले दिए थे 10 करोड़ समथिंग,
अब उससे भी कम हो गया, 17% की कमी आ गई है। आज स्थिति ये है कि देश में किसान, अब चूंकि बारिश मानसून आ गया है, केरल में प्रवेश कर गया है, जून का महीना है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। डीएपी नहीं मिल रहा है पूरे देश में। डीएपी खाद जो किसानों को सबसे प्रिय खाद है, जो किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, डीएपी और यूरिया, तो आप डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई राज्यों में आपको बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कृषि को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना, आप अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। 30% कृषि ही इसमें कवर हुआ है और बीमा की राशि भी 6 महीने से 12 महीने मिलने में लग रहा है। अभी कितने ही राज्यों में ओले गिरे, बेमौसम बारिश हुई, उसमें फल सब्जी गर्मी फसल बर्बाद हुआ, बीमा का कोई लाभ नहीं मिला है। तो आप जो जितनी भी योजना आप बता रहे हैं, शौचालय की बात आप करते हैं, जिन जिलों को, जिन गांवों को आपने ओडीएफ प्लस घोषित किया हुआ है, आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण ये है कि पानी की कमी। आपने शौचालय तो बना दिया, पानी है ही नहीं। यदि मैदान में जाते हैं तो 1 लोटा पानी लगेगा, लेकिन यदि आप टॉयलेट में जाते हैं तो 5 लीटर पानी लगेगा आपको। पानी है ही नहीं। उसी प्रकार से नल जल योजना भी आपका असफल साबित हुआ। नल जल योजना, टंकी तो बन गया, पाइपलाइन बिछा नहीं, पाइपलाइन लग गया तो टोटी नहीं, टोटी लग गया तो उसमें हवा निकल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। आज भी गांव में टैंकर चलाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि नए ट्यूबवेल हो नहीं रहे, क्योंकि नल जल योजना आपने शुरू कर दी। तो जैसे पहले सरकारें, राज्य सरकारें ट्यूबवेल करने की व्यवस्था करती थी, भारत सरकार भी ट्यूबवेल करने के लिए पैसा देती थी, अब वो योजना बंद कर दी है। आप जैसे उज्ज्वला योजना शुरू कर दिए तो केरोसिन गरीब लोगों को एक बहुत सस्ता साधन होता था, उसको आपने बंद कर दिया। केरोसिन नहीं मिल रहा है, उज्ज्वला गैस भरा नहीं रहे। उसी प्रकार से अब नल जल योजना आपने शुरू कर दी, पानी आ नहीं रहा है, हैंड पंप आप दे नहीं रहे, पुराने पंप यदि खराब हो गए तो आम आदमी उसमें परेशान हो रहा है। तो ये स्थिति आपकी है। धारा अनुच्छेद 370 की सफलता की गुणगान खूब आपने किया, लोग आप पे विश्वास किए और घूमने कश्मीर गए, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, 26 लोग मारे गए, अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। मैंने पिछले पत्रकार वार्ता में प्रश्न कर दिया था, आपके प्रश्न से उत्तर मैंने दिया था कि सिंदूर ऑपरेशन कितना सफल। मैंने ये उत्तर दिया कि 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, तो इसको सफल कैसे मानेंगे। सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो केंद्र शासित राज्य है, इसलिए सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो। चूंकि कश्मीर है इसलिए अर्धसैनिक बल भी है, सेना भी है, सब कुछ है। हमसे सवाल करते हैं कि आपने मुंबई आतंकी हमले में क्या किया, तो उस समय हमने एनएसजी उतार दिया था। आप किसको उतारे? अमित शाह जी को। अमित शाह जी उतरे, लेकिन 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए। वहां एनएसजी उतारे, सारे आतंकवादी मारे गए और कसाब पकड़ा गया, वो उसको बाद में फांसी हो गई। लेकिन आप अमित शाह को उतार दिए, तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो तो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में करीब 55 छापे पड़े उस बयान के बाद। आज फिर से पत्रकार वार्ता कर रहा हूं तो फिर से कोई संभावना बनती है। लेकिन कश्मीर के साथ अन्याय हुआ है, उसको राज्य का दर्जा नहीं मिला। उस राज्य का दर्जा था, उसे छीन लिया आपने। सुरक्षा की चूक हुई, आज तक उसके न जांच हुई, न जांच की रिपोर्ट आई। जांच हुई नहीं तो रिपोर्ट कहां से आई? किसी की जिम्मेदारी तो आपको तय करना पड़ेगा। तो ये स्थिति इस सरकार की है। एसटी एससी ओबीसी योजना आप देख लीजिए कि उनकी हालत क्या है। बहुत लंबा हो रहा है, आप घड़ी देख रहे हैं, इसलिए मैं अब समाप्त करता हूं। और आप तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। सरकार का ये दावा है, बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 11 साल पूरे होने पे। उन्होंने कहा 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आए, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पैमाना क्या है? क्या एमपीआई पैमाना है? एमपीआई के बारे में यही कहा जाता है कि भाई जो आवास है, जल है, इसके बारे में अध्ययन होता है। उसमें गरीबी, उसके जीवन स्तर के अध्ययन नहीं होता। एमपीआई पैमाना नहीं है। और लोकसभा राज्यसभा में 16 बार सवाल पूछे गए, लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं थे। 25 करोड़ आंकड़े क्या हैं, कहाँ से आ गए? फर्जी। सर, क्योंकि आपने पहलगाम की आतंकी हमले का जिक्र किया और आपने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया, आपका क्या है आर्टिकल 370 को के पे कहना? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो सरकार बोलती है कि सुरक्षा और हालात बदल गए हैं, उसमें कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है? देखिए, 370 तो इन्होंने हटा दिया, इनके एजेंडे में था। लेकिन राज्य का दर्जा क्यों छीन लिया आप? जम्मू कश्मीर तो पूर्ण राज्य था और भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़े राज्यों में से एक है। यदि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो उसी के बराबर भौगोलिक क्षेत्रफल आएगा। उसको आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, और राज्य का दर्जा छीन लिया तो सुरक्षा व्यवस्था आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी। तो जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है कि वहां 2000 लोग थे, सैलानी वहां थे, सुरक्षा के लिए एक जवान भी नहीं था। घटना घटी, 40-45 मिनट तक के पूछ पूछ के गोली मारते रहे। उसके बाद आपका एक्शन क्या रहा? क्या उस एरिया वैली को चारों तरफ से घेर लिया गया? आतंकवादी को पकड़ने के लिए आपने क्या कदम उठाए? और गृह मंत्री जी की जाने क्या औचित्य है? कोई औचित्य है? गृह मंत्री जी गए, उस मैदान में गए, घाटी के ऊपर में जो मैदान है वहां गए, क्या हुआ? क्या 4 आतंकवादी पकड़े गए? सवाल वहां जवानों को भेजना था, पुलिस को भेजना था, अर्धसैनिक बल लगाना था, एनएसजी लगाना था, हेलीकॉप्टर से करते 300 किलोमीटर दूर है वहां से सीमा। वो कार्रवाई क्यों नहीं किया? और जब इतनी बड़ी चूक हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप 11 साल की उपलब्धियों को नाकामियों के तौर पर गिना रहे हैं, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं इन 11 सालों में जातिगत जनगणना का ऐलान भी सरकार ने कर दिया है। टाइमलाइन भी आगे 2027 से शुरू भी हो जाएगा। ये इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा जो है वो एक तरीके से बीजेपी ने छीन लिया है। दूसरी बात ये कह रही है बीजेपी कि आप अपने राज्यों में से इम्प्लीमेंट करने की बात करते थे, आपने तेलंगाना का तो कर दिया, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में अभी तक जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आपकी टाइमलाइन नहीं बता पा रहे हैं और आप सरकार की टाइमलाइन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने तारीख तक बता दी है। भारतीय जनता पार्टी के ये है ना, पूरा खाली है ऊपर। उसको केवल धर्म जाति लड़ाने के अलावा उसमें मास्टरी है। कैसे जातियों में लड़ाना है, कैसे धर्म में लड़ाना है, ये इनके उसकी मास्टरी है। लेकिन योजना कैसे बनाना, उसको लागू कैसे करना, उसमें वो जीरो है। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी जीएसटी का विरोध करते रहे, और सरकार में आए तो क्या किए? केंद्र में आए तो जीएसटी लगाया और आधा रात को लोकसभा में पारित कराया। दूसरी आजादी तो जीएसटी को उस समय विरोध कर रहे थे, अब क्यों? दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे रुपये का मूल्य गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। अब क्या हो रहा है? तीसरा, आप जाति जनगणना की बात आपने कही। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान देख लीजिए और प्रधानमंत्री को बयान दीजिए। वोट लेने के लिए तो कहते थे मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं, मैं अति पिछड़े वर्ग का हूं, वोट लेने के लिए। और बयान क्या देते हैं? इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर। राहुल गांधी जी लगातार
जाति जनगणना की बात करते उपहास उड़ा रहे थे। जब देश में माहौल बना जाति जनगणना का तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना केवल एक कॉलम जाति के लिख देने से काम नहीं चलेगा। उसे उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस जाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी, ये सारी चीज उसमें आना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इसका भी आकलन उस जाति जनगणना में होना चाहिए। क्या सरकार इस अपने फॉर्मेट में इस कॉलम को जोड़ रहे हैं? तो सरकार तो ये है कि राहुल जी चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं? राहुल जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बघेल साहब इधर इस तरफ सर। हाँ जी। मोदी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बताया और बार बार गृह मंत्री इस बात को, हाल फिलहाल उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। आप एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे जहां बहुत ज्यादा नक्सल प्रोन एरिया है। क्या आपको लगता है कि वास्तविकता आज के तारीख में ये है कि धीरे धीरे देश से नक्सलवाद और एक्सट्रीमिज्म जो है खत्म हो रहा है, और ये जो डेडलाइन दिया है क्या ये व्यवहारिक है कि 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो पाएगा? देखिए, नक्सलवाद तो एक रेड कॉरिडोर था। आपने देखा होगा कि नेपाल से चलते हुए आपको केरल तक के वो रेड कॉर्नर बनाए थे, लेकिन बिहार में नक्सलवाद समाप्त है, झारखंड में भी बहुत कमजोर हो चुका है, छत्तीसगढ़ में पहले से सिमटा हुआ है, तेलंगाना में कोई घटनाएं नहीं होती, उड़ीसा में भी अब सीमित हो गए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, गढ़चिरौली और चंद्रपुर का इलाका। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप डेडलाइन आपने तारीख तय कर दी, लेकिन इसकी सारी योजनाएं उस प्रकार से हुई क्या? 2022 में सबके पास आवास हो जाएगा, हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं लोग करते रहते हैं। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। राहुल जी ने मुझे भेजा हुआ था, मैं 3 दिन वहां रह के आया भी था। स्थिति ये है कि अकेले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले से 30 से 40 हजार नवयुवक युवती प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश पलायन कर गए हैं। उसका कारण है जबरिया उन लोगों को चिन्हित करके या तो पुलिस एफआईआर कर रही है उनके खिलाफ बिना कोई कारण के, या एनआईए एफआईआर दर्ज कर रही है, एनआईए केस बना रही है। सैकड़ों तादाद में, यदि हजारों हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब कोई नक्सली पकड़ा जाता है, बड़े वाले की बात छोड़ दीजिए, गांव में कोई नक्सली पकड़ा जाता है तो न मीडिया वाले को बताया जाता है, लोकल मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं बताते हैं। दिल्ली वालों के लिए जाकर भले दिखा देते हैं, अलग बात है, लेकिन लोकल मीडिया बीजापुर के, दंतेवाड़ा के, सुकमा के पत्रकारों को बताया तक नहीं जाता आज इतने नक्सली पकड़े गए, इतने मारे गए। तीसरी बात यह है, एनआईए की कार्रवाई ये हो रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बदली है तब से एनआईए की गतिविधियां बढ़ी है और सैकड़ों तादाद में केस बनाए हैं, और 15 केस ऐसे हैं जिसका फैसला हो चुका है और वो बाइज्जत बरी हो गया। तो ये एनआईए के दबाव में और पुलिस के दबाव में वहां के नौजवान हैं वो प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं और वहां के लोग अब उनके आजीविका साधन क्या है? गरीब लोग हैं। मनरेगा सरकार ने बंद कर दिया है, तेंदुपत्ता बेचते थे वो बंद कर दिया है। तो अब मैं भोपालपट्टनम तक गया था, बिल्कुल मतलब तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां छोटे हाथी में भर के वो या तो महाराष्ट्र जा रहे हैं या तेलंगाना जा रहे हैं या आंध्र प्रदेश जा रहे हैं रोजगार की तलाश में।
रोज जा, नज़दीक में है तो रोज जाकर रोज आ जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग नौजवान लड़के लड़कियां प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। ये स्थिति इस सरकार की है कि आप जबरदस्ती पकड़ रहे हैं सैकड़ों तादाद में। हमारे सरकार में जो निर्दोष लोग जो बंद थे उसको छुड़वाने का काम हमने किया था। आज फिर से सैकड़ों लोग जेल में बंद कर दिए हैं। आंकड़े दे नहीं रहे, हमको तो मीडिया के माध्यम से पता चलेगा ना, तो मीडिया को भी जानकारी नहीं दे रहे कितने आपने नक्सली पकड़े। जो लोकल मीडिया या जगदलपुर के संभाग मुख्यालय को देते थे या जिला मुख्यालय को देते थे, लेकिन अब देना बंद कर दिया है। ये स्थिति है। बघेल साहब, मेरा सवाल है आपसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि पिछली बार जब आपने पूछा कि पहलगाम के आतंकी आखिर कहाँ हैं, सवाल आपने पूछा और कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए इस मसले पर, तो 55 छापे छत्तीसगढ़ के भीतर पड़े हैं। आज फिर से आपने वही सवाल पूछ दिया है और कहा है कि बताइए कि 4 आतंकवादी वो कहाँ गए हैं, तो कितने छापों की उम्मीद करते हैं? अब वो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी इस प्रकार से बयान दिया हूँ सरकार के जिसमें उसको जवाब देने में तकलीफ हुई है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे सवाल पूछने पे जरूर हमारे यहाँ रेड पड़े हैं। लेकिन दिल्ली के पत्रकारों को बहुत देर से पता चलता है, क्योंकि मैं पिछले समय पत्रकार वार्ता यहाँ लिया था तो तत्काल बाद तीसरे चौथे दिन में छापे पड़े तो मैंने आपको बता दिया। नहीं तो रायपुर के पत्रकारों को बताते रहता हूँ। मैं आज आसाम जा रहा हूँ, देखना छापे पड़ेंगे। यूपी से होकर आया हूँ, अब छापे पड़ेंगे। हिमाचल से लौट के आया हूँ, अब छापे पड़ेंगे। अब पड़ता ही था, तो वो हमारी आदत पड़ गई है। कम से कम 650-700 छापे पड़े होंगे अभी तक छत्तीसगढ़ में। मतलब देश में इतना छापा किसी राज्य में नहीं पड़ा होगा। कोई सामान खो गया हो आपको मिलता है उस छापों में? हाँ जी, जो सामान खो गया हो घर का, वो सामान मिल जाता होगा छापों में? अब हमारे घर आए थे तो मतलब क्या बताना, मतलब बेशर्मी का हद, लेडीज गारमेंट खोल खोल के देख रहे थे यार। मतलब अपमानित करने का तरीका इनका ये है। मारना पीटना ये सामान्य बात है। उनके परिवार वालों को पीटना, मतलब स्थिति तो ये है। एक मुझे जानकारी है, एक व्यक्ति को उनके कहे अनुसार बोलने के लिए उसके पेशाब नली में रस्सी बांध दिया था। ये काम कर रही है ईडी और ईओडब्ल्यू। जैसे गन फाइट में आप कुछ भी करा सकते हो, इस प्रकार से प्रताड़ित करके भी कुछ करा सकते हो। ये स्थिति है हमारी छत्तीसगढ़ में। भूपेश जी, सरकार जहां 11 साल की अपनी उपलब्धियां पेश करते हुए कहती है कि जो है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वही अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो टॉप 10 में हम सबसे नीचे नंबर पे हैं। टॉप 10 क्या, आप बांग्लादेश से भी पीछे हैं, जिसको हमने आजाद कराया, नया देश बनाया, उससे भी हम पीछे हैं। आप इंडेक्स में देखेंगे तो कहीं नहीं टिकते। किसी भी सूचकांक के आप देखेंगे, आप कहीं नहीं है। कोई भी मानक में आप खरे नहीं उतर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि कल बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में अगर 1 रुपया दिया जाता था तो गरीबों के खाते में 25 पैसे पहुंचते थे, लेकिन अब हमने 44 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीब और जरूरतमंदों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। एक डायरेक्ट जो पैसा देने के जो है ना, इसका भी विरोध ये लोग किए थे और गलत व्याख्या कर रहे हैं। राजीव जी ने कहा कि हम दिल्ली से भेजते हैं, वो राज्य सरकार के जाता है, वो राज्य सरकार फिर संभाग में भेजते हैं, जिले में भेजते हैं। तो जितने भी हमारे जिस एजेंसी जाते हैं तो अपना जो खर्चा होता है वो काटते हैं। भाई कोई इंजीनियर लगा है, कोई सब इंजीनियर है, तो तनख्वाह भी उसमें शामिल हो जाता है। करते करते होता है कि 15 पैसा पहुंचता है। इसलिए राजीव जी ने कहा था, अब वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। एक सवाल है सर, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक पुराने नेता थे अरविंद नेताम, जो अभी है भाई 2023 चुनाव से पहले वो छोड़ दिए थे। हाँ। तो अभी हाल ही में वो आरएसएस मुख्यालय में जाके एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट भी किए। तो कांग्रेस का जो हमने टैली देखा था पे
18 और 23 के बीच जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उस कांग्रेस का टैली नीचे आया था। तो अरविंद नेताम का अभी आरएसएस मुख्यालय में जाके स्पीच देना, पार्टिसिपेट करना, इससे आपको लगता है कांग्रेस का जो ट्राइबल पॉलिटिक्स में होल्ड है, कोई इम्पैक्ट होगा उसमें? देखिए, अरविंद नेताम जी अभी आरएसएस मुख्यालय में आने के बाद मतांतरण की बात उन्होंने कही। मतांतरण बहुत हो गया। मैं तो अरविंद नेताम जी से पूछना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक मतांतरण कितने बार किया है? पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर अब तो बीजेपी नहीं आरएसएस वाले हो गए। तो राजनीतिक मतांतरण आप कितने बार करेंगे? आदमी मतांतरण एक आध बार करता है, लेकिन ये तो कितने बार कर लें उसके बारे में क्या चर्चा करना। धन्यवाद।